1 साल 6 महीने 18 दिन। मणिपुर फिर से हिंसा की जद में है। दो समुदायों के बीच बीते लगभग 1.5 साल से वहां हिंसा हो रही है। मौत का आधिकारिक आंकड़ा 250 से ज्यादा का है। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये पूरा घटनाक्रम दिल्ली की अस्त व्यस्त कार्यसूचियों में तभी ऊपर चढ़ पाया जब महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने की घटनाएं हुई। एक मौका आया था जब जुलाई 2023 2 कुकी महिलाओं को, आपको याद होगा कि निर्वस्त्र करके परेड करवाया गया और उसके वीडियो सामने आए। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बयान देना पड़ा। और एक मौका आया नवंबर 2024 में जब अगवा की गई मैतेई महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई और गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी रैलियां छोड़ करके अपने दफ्तर पहुंच गए। मणिपुर में मौजूद सुरक्षा बलों को कार्रवाई करने की छूट दी गई और अन्य प्रयासों के जरिए भी हिंसा को थामने के प्रयास हुए। लेकिन हिंसा रोकने के ये प्रयास सफल क्यों नहीं होते? वहाँ की स्थानीय राजनीति की रोशनी में इसे कैसे देखें? बीरेन्द्र सिंह की सरकार से किस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया? और क्या मणिपुर की समस्या राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ सकती है? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज के ललन टॉप शो में। लेकिन उसके पहले दिल्ली एनसीआर के आसमान का हाल भी बताएंगे, जिसे आज सारा जमाना खोजता रहा पर वो दिखा नहीं। नवंबर में ही दिल्ली का प्रदूषण आज ऐसे स्तर पर पहुंच गया कि स्कूली बच्चों को कहा गया कि आप स्कूल ना आएं। डॉक्टरों ने कहा है कि सांस लेना मुश्किल है और सरकारों ने कहा है कि प्रयास जारी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकारों को फटकार और उनकी क्लास। क्या दिल्ली के प्रदूषण का कभी कोई पक्का इलाज निकल सकेगा? इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं आज का दी ललन टॉप शो। नमस्ते, अपन है कुलदीप। अठारह नवंबर 2024 इस दिन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में रहने वाले लोगों की सुबह एक खबर से हुई कि दिल्ली में ग्रैप 4 लागू। ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल करने का प्लान है। इसके चौथे चरण में जरूरी सेवाओं वाले ट्रकों के अलावा बाकी ट्रकों की एंट्री बैन हो जाती है। दिल्ली के बाहर से आने वाले एसएलवी गाड़ियों की एंट्री बैन हो जाती है। राज्य सरकार 6ठी से 9वीं और 11वीं की ऑनलाइन क्लास चला सकती है। केंद्र सरकार दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे सकती है। सरकार वाहनों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला, जो ऑड इवन सिस्टम है, उसको भी लागू कर सकती है। शुक्रवार 15 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप 3 लागू किया गया था। इससे ठीक एक चरण वाला पहले वाला प्लान, और 3 दिनों के भीतर ही ग्रैप 4 को लागू करना पड़ा। कारण कि दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 450 से ज़्यादा दर्ज किया गया। आज AQI जितना ज़्यादा होता है, हवा उतनी ज़्यादा खराब होती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 487 दर्ज किया गया। दिल्ली में CPCB के 38 प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सभी स्टेशंस ने 400 के ऊपर का AQI रजिस्टर किया, जबकि द्वारका और नजफगढ़ में AQI 500 से भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया। जानकारों के मुताबिक ये हाल फिलहाल के वर्षों में नवंबर में रिकॉर्ड किया गया सबसे अधिक प्रदूषित दिनों में से एक का आंकड़ा हो सकता है। अगर आप AQI और प्रदूषण रोकने के प्रोग्राम ग्रैप को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए हम ललन टॉप शो का एक पुराने एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रख रहे हैं। ग्रैप 4 की खबर से रूबरू होने के बाद जब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों ने अपनी अपनी खिड़कियों से बाहर झांका तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। हर जगह कोहरा सा था। लोगों को लगा कि जाड़े की आमद होगी, लेकिन दोपहर हुई तो यकीन हुआ कि ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। ऐसी खराब आबो हवा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आईं। इसमें भाई साहब आंखों में जलन आता, सांसों में दिक्कत आता, गला में खांसी जुकाम हो जाता। प्रदूषण भी बहुत तगड़ा चल रहा है यहाँ पे। एकदम पानी तो गंदा है ही है, नाला गटर के पानी आ रहा, उसके बाद प्रदूषण भी ऊपर से खराब चल रहा। हम लोग पूरे दिन जो है आंखों देख देख के बेकार रहता। 2 लड़के एकदम आँख खराब हो चुका है इस घाट पे। पोल्यूशन से तो बहुत हानिकारक तो है ही सर, क्योंकि बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। सांसें लेने में तो दिक्कत होती है, प्लस बच्चों को गला पकड़ रहा है इस समय। हमारे बच्चा बड़ा वाला जो है उसका गला पकड़ चुका है, अभी काफ़ी दिनों से उसे मेडिसिन दिला रहे हैं।
ग्रैब 4 लागू करके स्थिति को कंट्रोल करने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के नाकाफी प्रयासों की क्लास लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के कोर्ट रूम में प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान के तहत सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि जब AQI 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी क्यों हुई, आप हमें गाइडलाइंस बताइए। इस पर केंद्र सरकार का जवाब आया कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब ग्रैब 4 लागू करने की नौबत आ गई है। 17 नवंबर शाम 4 बजे तक AQI 441 तक पहुंच गया। शाम 7 बजे तक ये बढ़कर के 457 हो गया। एक मौका वो भी था जब अदालत ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पर भी सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि स्टेज 2 कब लागू किया गया, AQI 300 के पार कब पहुंचा। केंद्र ने जवाब दिया कि 300 के पार 12 नवंबर को गया। कोर्ट ने कहा कि तो आपने 3 दिन तक इंतजार किया। केंद्र ने कहा कि हमें मौसम विभाग ने बताया था कि ये कुछ दिनों में नीचे आ जाएगा। तब कोर्ट ने कहा कि क्या ऐसी गंभीर परिस्थितियों में कोई मौसम विभाग पर भरोसा कर सकता है, आप 3 दिन की देर कैसे कर सकते हैं। फिर कोर्ट ने लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग दिल्ली सरकार की ओर घुमाई और साफ साफ कहा कि दिल्ली सरकार ग्रैब 4 कैसे लागू करेगी हमें बताए। हम यहाँ स्पष्ट कर दे रहे हैं कि आप हमारी इजाज़त के बगैर स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 के नीचे क्यों ना आ जाए। आसान भाषा में समझिए कि कोर्ट ने 2 बातें स्थापित की। एक, ग्रैब 4 पहले लागू किया जाना चाहिए था और दूसरा, बिना कोर्ट की अनुमति के ग्रैब 4 से डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता। अदालत में सैटेलाइट से मिली जानकारियों की सत्यता का भी प्रश्न उठा। इस सुनवाई में अदालत मित्र यानी एमिकस क्यूरी ने कहा कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक नासा द्वारा भेजे गए सैटेलाइट से पता कर रहे हैं कि किन खेतों में पराली जलाई जा रही है, जबकि खुद नासा के वैज्ञानिक साउथ कोरिया की सैटेलाइट्स पर भरोसा कर रहे हैं। नासा का सैटेलाइट 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच पास होता है। उस समय सबसे कम पराली जलती हुई दिखाई देती है। पराली का जलना 2:30 के बाद शुरू होता है। अपने आदेश में कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया और भारत सरकार को आदेश जारी किया कि पराली की आग का पता लगाने के लिए कोरियन सैटेलाइट या किसी ऐसे सैटेलाइट की मदद लें जो धरती के चक्कर ना काटता हो, बल्कि भारत पर स्टेशनरी रहे, जिससे दिन भर की गतिविधियों का पता लग सके। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में और क्या हुआ, हमने कोर्ट रूम कवर करने वाले पत्रकारों से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में सभी NCR के राज्य हैं जिनके जिले NCR में आते हैं, यानी इस प्रदूषण का असर जिन जिलों पर ज्यादा है, वहां की सरकारों से, उन राज्यों की सरकारों से कहा है कि वो इमीडिएट कॉल लें, फैसला करें कि वो स्कूलों का इंतजाम कैसे करेंगे, उन बच्चों को कैसे उनको राहत दी जा सके। क्योंकि जब ये बात हुई कि 5वीं तक के बच्चों को के स्कूल बंद रहेंगे, 5वीं से 10वीं तक के 9वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उससे बड़े बच्चे स्कूल आएंगे, इस पर याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आखिर 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों के फेफड़े भी तो वैसे ही होते हैं जो बाकी लोगों के, प्रदूषण का असर उन पर भी वही होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों पर छोड़ते हैं कि वो अपने विवेक से फैसला ले। वहीं सरकार की ओर से क्या तैयारियां हैं या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये भी हमने पत्रकारों से पूछा। दिल्ली सरकार हर साल विंटर एक्शन प्लान लागू करती है जब जब प्रदूषण का मौसम आता है, यानी सर्दियों का मौसम आता है, क्योंकि उसे पता है कि किस समय कितना ज़्यादा प्रदूषण होना है। आमतौर पर अक्टूबर के दूसरे मध्यार्ध में और जो पूर्वार्ध होता है नवंबर महीना, यानी 15 नवंबर से पहले, उस समय सबसे ज़्यादा प्रदूषण की मार होती है। और इस बार भी लगभग 1-1.5 महीने पहले 21 पॉइंट में दिल्ली सरकार ने तैयारी की थी। उनकी तैयारी क्या होती है? तैयारी ये होती है कि किस तरीके से जो हॉट स्पॉट्स हैं दिल्ली के, जहां पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, उन पर प्रदूषण की निगरानी रखी जाए और जैसे ही प्रदूषण बढ़े मानकों के से अधिक, वहां पर लोकलाइज्ड यानी जाकर के उस स्थानीय तौर पर वहां पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, निर्माण कार्य पर कैसे पाबंदी लगाया जाए, डिमोलिशन यानी विध्वंस कार्य पर कैसे पाबंदी लगाई जाए। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो दिल्ली में अंदरूनी तौर पर जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है, वो है परिवहन के चलते। तो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां जो कि तय मानकों के हिसाब से कम है, वो किस तरीके से काम करें, उस पर भी बातचीत होती है। तो BS3, BS4 के रेगुलेशन पर भी बातचीत होती है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा, जैसा कि इन दिनों पॉल्यूशन बढ़ा,
समय किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि ऑफिस को बंद किया जा सकता है, सार्वजनिक परिवहन की जो स्पीड है या फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा गाड़ियों को कम करने के लिए ऑफिस की टाइमिंग में बदलाव किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम की कार्रवाई की जा सकती है, 50% जो सरकारी दफ्तर हैं वहां पर अटेंडेंस किया जा सकता है। ये तमाम जो बातें हैं ये दिल्ली सरकार के जो एक्शन प्लान है उसमें शामिल है और इसी एक्शन प्लान के जरिए जो प्रदूषण के महीने होते हैं, जो खास तौर पर सर्दी के महीने होते हैं, उनमें कार्रवाई की जाती है अलग अलग प्रदूषण के जो स्तर हैं उनके मुताबिक। तो यही दिल्ली सरकार की योजना होती है और इसी के हिसाब से दिल्ली सरकार काम करती है। प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति में बॉल पासिंग भी हो रही है। बीजेपी ने बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी दिल्ली ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, केजरीवाल की मास्क के साथ तस्वीर लगाई है और लिखा है कि केजरीवाल के लंदन में सांसों का आपातकाल, गैस चैम्बर बनी राजधानी। वहीं भाजपा के नेताओं के हमले भी सामने आए हैं। दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। दिन प्रतिदिन दिल्ली जो है वायु प्रदूषण पर नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। अब तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर का तगमा दिल्ली को मिला है और इसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बहुत मेहनत लगी है। पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण को लेकर कुछ न करना केवल कोरी राजनीति। पहले पंजाब की पराली को दोष देते थे, अब पंजाब में सत्ता आ गई तो पराली पर मौन हो चुके हैं। वो बायोडिकम्पोजर लेकर घूमते थे, वो बोलते नहीं है उसके बारे में। 7,000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब की पराली की जलने की हो चुकी है। आज दिल्ली की स्थिति देखिए। क्या दिल्ली में प्रदूषण दिवाली की वजह से हो रहा है? क्या दिल्ली में प्रदूषण यूपी हरियाणा के लोगों की वजह से हो रहा है? दिल्ली का प्रदूषण अंदरूनी कारण से हो रहा है। उस पर एक शब्द नहीं, उस पर एक काम नहीं। 450-500 पार AQI हो गया। ग्रैप 4 लागू होना मतलब कि कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से रोक लग गई। अब सोचिए वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का क्या होगा, उनकी दिहाड़ी कहां से निकलेगी। स्कूल वगैरह जाने के लिए बंद कर दिया गया है, बच्चों को घर में बिठाकर रखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण से आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है जब दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को चलना है, लोगों को रोजगार के लिए जाना है, तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर। लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी पत्रकारों से बात की, तमाम आरोपों का जवाब दिया और जाहिर है अपने स्तर के, अपने हिस्से के आरोप भी लगाए। स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो ये दिखता है कि चाहे राजस्थान हो वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जिम्मेदार हैं, वो जवाब दें। जहां बहादुरगढ़ में सीवियर पोल्यूशन लेवल है, जहां पटना में सीवियर पोल्यूशन लेवल है, जहां लखनऊ में सीवियर पोल्यूशन लेवल है, जहां भिवानी में, देश के पूरे नॉर्थ इंडिया के तकरीबन हर शहर में आज वेरी पुअर या सीवियर पोल्यूशन लेवल पहुंच गया है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? क्या मध्य प्रदेश में पराली जलने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या उत्तर प्रदेश में पराली की घटनाएं बढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या राजस्थान में पराली की घटनाएं बढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। देश भर में अगर पराली जल रही है, उस समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हें राजनीति करने के बजाय इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और पंजाब सरकार ने दिखा दिया है कि इस समस्या का समाधान संभव है। दिल्ली के अन्य नेताओं और मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इस बात पे कि आप राष्ट्रीय सरकार में बैठे हो। आपकी केंद्र सरकार कर क्या रही है पिछले 7-8 साल से? हर साल पिछले 7-8 साल से आप देखो पूरे देश में पराली जलने की घटनाएं बढ़ी। दिल्ली तो पराली नहीं जलाती, दिल्ली में तो पराली होती ही नहीं है।
आम आदमी पार्टी को पंजाब की जिम्मेदारी मिली। पंजाब में बहुत इफेक्टिव तरीके से 80% पराली जलनी कम हो गई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? केवल विपक्ष की सरकारों को कोसने के अलावा केंद्र सरकार ने बता दो एक कदम उठाया हो कि भाई हमने नॉर्थ इंडिया को पराली के धुएं से मुक्त कराने के लिए ये कदम उठाए। दिल्ली के प्रदूषण पर कुछ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टिप्पणियां भी सुनिए। जो नवंबर में जो स्मोग आता है, इसको सबसे पहले अपन ने डिटेक्ट किया था 2012 में, और 2012 के बाद जो मेजर माना जाता है वो 2016 का था, 2016 का। लेकिन जो स्मॉग मैं कल से देख रहा हूँ, जो हम सीवियर प्लस में हैं और जिस स्थिति में है, उससे ऑफ कोर्स अभी डेटा वगैरह आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन यस, विजुअली जो है वी आर इन द वन ऑफ द वर्स्ट स्मॉग, and I think it is the worst smoke observed in Delhi in last 10-12 years. देखिए, जो सफ़ेद पैच जो दिखाई दे रहा है, ये वो धुआं है। धुआं का आप कह सकते हैं एक तरह से एक बादल है, गुबार है जो पूरा। ये जो कुछ पिंकिश गुलाबी कलर का कुछ दिख रहा है, ये इनहैबिटेशन है, और ये दिल्ली है जो आप देख पा रहे हैं। और इस समय जो मैंने कहा कि अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये वर्स्ट होगा या नहीं, अभी ये गुबार आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि आपकी तरफ विंड डायरेक्शन है। ये पूरा गुबार इधर को आ रहा है, और अगर ये दिल्ली के ऊपर पूरी तरह से आया तो मेरी समझ से आज से भी जो स्थिति है वो खराब हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मणिपुर में एक जिला है जिरीबाम, असम के कछार जिले से सटा हुआ। इस जिरीबाम के बोरोबेकरा नाम के इलाके में एक रिलीफ कैंप है। ऐसे रिलीफ कैंप मणिपुर में अलग अलग इलाकों में हैं। मैतेई और कुकी समुदाय में 1.5 साल से जारी हिंसा के बाद जो पलायन हुआ, 60,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए, तब से उन्हें ऐसे रिलीफ कैंप्स में जगह मिली। तो ऐसे बोरोबेकरा के रिलीफ कैंप में रह रही 23 वर्षीय संध्या देवी के सामने 17 नवंबर को एक तस्वीर रखी गई और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई जब उन्होंने वो तस्वीर देखी। ये तस्वीर थी उनकी 61 साल की माँ वाई रानी देवी की। 11 नवंबर के दिन रानी देवी को अन्य 5 लोगों के साथ इसी रिलीफ कैंप से अगवा कर लिया गया था। बेटी संध्या देवी इस समय रानी देवी की डेड बॉडी की तस्वीर देख रही थी, जो कछार जिले से बहने वाली बराक नदी से बरामद हुई थी। रानी देवी उनकी 2 अन्य बेटियों थोईबी और हिंतोबी के साथ जब इस रिलीफ कैंप से गायब हुई तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर देख करके लोगों को अंदाज़ा हुआ कि इन्हें मार आदिवासियों द्वारा अगवा किया गया है। मार मणिपुर में रह रही एक जनजाति है जिसने मैतेई बनाम कुकी की हिंसा में कुकी जनजातियों का साथ दिया है। खबरों की माने तो 9-10 नवंबर की दरमियानी रात जिरीबाम इलाके में ही मार जनजाति की 31 साल की महिला जो सांगकिम मार की लाश बरामद हुई। इल्ज़ाम लगाए गए कि मैतेई चरमपंथियों ने उक्त महिला की हत्या की। इस हत्या के जवाब में मार जनजाति के विलेज वॉलंटियर्स ने 11 नवंबर को जिरीबाम में मौजूद सीआरपीएफ के कैंप पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ ने जवाबी कार्रवाई की। 10 मार हथियारबंद लोगों की जान इसमें चली गई। और इस घटना के अगले दिन यानी 12 नवंबर को जिरीबाम के ही एक घर से 2 मैतेई पुरुषों की लाश बरामद हुई। रिलीफ कैंप से 6 लोगों को अगवा कर लिया गया। ये वही 6 महिलाएं और बच्चे थे जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। 15 नवंबर मणिपुर में जिरी नदी में एक महिला और 2 बच्चों की लाश बरामद हुई। लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि ये 3 उन्हीं 6 अगवा किए गए लोगों में से शामिल होंगे। और 16 नवंबर को रानी देवी की लाश बरामद होने के बाद दृश्य साफ हो गया। इस घटनाक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस यानी सीएपीएफ की 20 अतिरिक्त टुकड़ियों को मणिपुर रवाना कर दिया और मैतेई बहुल घाटी के 6 थाना क्षेत्रों में फिर से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी आफ्स्पा लागू कर दिया। आफ्स्पा के तहत किसी भी क्षेत्र को विवादित घोषित कर दिया जाता है और यहाँ तैनात केंद्रीय फोर्सेस को अधिक अधिकार मिल जाते हैं। साथ ही 16 नवंबर को केंद्र सरकार ने सूबे में तैनात हर एक सुरक्षा बल को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक केंद्र ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि शांति और व्यवस्था लाने के नियत से सभी सुरक्षा बलों को निर्देश दिया जाता है कि वो उचित कदम उठाएं। जो भी हिंसा में लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही केंद्र ने राज्य सरकार को ये भी निर्देश दिए कि वो सभी जरूरी केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दें। लेकिन इन तमाम ऐलानों के बीच
इम्फाल के इलाके में हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, उन्होंने वाहनों में आग लगा दी, साथ ही कई विधायकों, मंत्रियों समेत मुख्यमंत्री आवास पर हमला कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गुस्साई भीड़ ने मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह समेत उनके दामाद और विधायक राजकुमार एमो सिंह, मणिपुर सरकार में मंत्री एल सुसीद्रो, उरीपोक विधायक के रघुमणि सिंह, पटसोई विधायक सपाम कुंजाकेश्वर, थांग मेईबंद विधायक जॉय किशन सिंह और केशाम थोंग से निर्दलीय विधायक सपाम निशिकांत के घरों पर हमले और तोड़फोड़ और आगजनी की। लेकिन सरकार पर आघात होना अभी बाकी था। 17 अक्टूबर की शाम खबर आई कि मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार को दिया हुआ समर्थन वापस ले लिया है। इसके लिए एनपीपी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि सीएम एन बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार मौजूदा स्थिति से निपटने में नाकाम रही है। इस वजह से एनपीपी अपना समर्थन तत्काल वापस ले रही है। हालांकि एनपीपी के 5 विधायकों के चले भी जाने से एन बीरेन्द्र सिंह की सरकार को कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा है। मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं और साल 2022 में विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसके परिणाम अगर देखें तो बीजेपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 32 सीटें जीती थी, यानी बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े से 1 सीट अधिक है। ये किंचित राजनीतिक संकट आने के बाद खबर आई कि एन बीरेन्द्र सिंह ने 18 अक्टूबर की शाम 6 बजे सचिवालय में अपने सभी विधायकों के साथ मीटिंग बुलाई है, जो इस बुलेटिन के तैयार होने तक जारी थी। हिंसा के हालिया एपिसोड पर राजनीतिक हलकों से बयान भी आए हैं, उन्हें भी सुन लीजिए। मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है, बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए। देखिए, मणिपुर में निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन सरकार निरंतर सभी पक्षों से बात करते हुए समाधान के लिए काम कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ समय में इसका जरूर जो है एक शांति का मार्ग अवश्य निकलेगा। लेकिन मणिपुर में ये सारी हिंसा शुरू कैसे हुई? मई 2023 में शुरू हुई हिंसा के केंद्र में है मणिपुर का भूगोल। मणिपुर राज्य की एक सीमा नागालैंड से लगती है, एक सीमा असम से लगती है, एक सीमा मिजोरम से और एक सीमा अंतर्राष्ट्रीय है जो पड़ोसी देश म्यांमार से लगती है। मणिपुर को अगर आसमान से देखें तो बीच में है घाटी का मैदान और चारों तरफ हैं पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ मणिपुर का लगभग 80% भूभाग बनाती हैं और घाटी लगभग 20%। अब हिंसा की जड़ जो है वो यही है। ये जो 20% का घाटी वाला हिस्सा है, उस इलाके में सूबे की 60% जनसंख्या रहती है। ये जनसंख्या है मैतेई समुदाय के लोगों की। बाकी का जो 80% का पहाड़ी इलाका है, उसमें सूबे की जनसंख्या में 30% की हिस्सेदारी रखने वाली जनजातियां रहती हैं। इन जनजातियों में कुकी हैं, जो हैं, नागा और मार जनजातियों की बहुलता है। और जनसंख्या का जो बचा हुआ 10% का हिस्सा है, उसमें मैतेई पांगन यानी स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग, नेपाल से आए हुए प्रवासी और दूसरे राज्यों से आए भारतीय शामिल हैं। ये लोग घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय के साथ रहते हैं। यानी मैतेई समुदाय के लोग ज्यादा जनसंख्या में होते हुए भी छोटे क्षेत्रफल वाली घाटी के हिस्से में रहते हैं और यही है इस पूरे संघर्ष का केंद्रीय बिंदु। 14 अप्रैल 2023 के दिन मणिपुर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन ने आदेश दिया कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए उचित सर्वे और कार्रवाई करे। यह ऐसा आदेश था जिसकी बाद में गृह मंत्री अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट ने भी निंदा की थी। मणिपुर में हुई हिंसा में कोर्ट के इस आदेश की बड़ी भूमिका मानी जाती है। कुकी समुदाय को लगने लगा था इस आदेश के बाद कि राज्य सरकार उन्हें निशाना बना रही है और 28 अप्रैल 2023 को जब सीएम एन बीरेन्द्र सिंह एक ओपन जिम का उद्घाटन करने चूराचांदपुर पहुंचे तो कुकी समुदाय ने उस ओपन जिम में आग लगा दी। प्रदर्शन शुरू हुआ। फिर कैलेंडर में तारीख लगी 3 मई 2023। आदिवासी छात्रों के संगठन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर आत्सुम ने सरकार और कोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए रैली निकाली। इसे कहा गया ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। इसके जवाब में मैतेई संगठनों ने भी उसी दिन जवाबी मार्च निकाला। कई जगहों पर छोटे मोटे गतिरोध हुए, लेकिन घटना ने
हिंसक मोड़ लिया जब कुकी समुदाय ने अपने इलाके में मौजूद मैतेई घरों में आग लगाई, मैतेई समुदाय के लोगों की हत्या की। और यही काम मैतेई लोगों ने अपने इलाके में कुकी लोगों और उनके घरों के साथ किया। और इसके साथ मणिपुर में एक हिंसक रक्तपात का दौर शुरू हुआ जो आज भी जारी है। और हिंसा के हालिया अध्यायों के बीच 17 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह अपनी महाराष्ट्र रैलियों को छोड़ करके दिल्ली पहुंचे थे और सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया था। और आज होनी थी गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग, एक उच्च स्तरीय बैठक। उसका अपडेट लेते हैं पत्रकारों से। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से उच्च स्तरीय बैठक पिछले 24 घंटे में 2 बार मणिपुर के हालात को लेकर के हुई है। इस बैठक में तमाम केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे, जिसमें आईबी के अधिकारी के साथ साथ गृह मंत्रालय से जो जुड़े हुए सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद थे। गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा की समीक्षा की। इस बैठक में सबसे खास बात यह है कि बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के डीजी को ग्राउंड पर भेजा। ग्राउंड की स्थिति क्या है, उस स्थिति का आकलन करने के लिए उन्होंने जो सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल हैं उनको भेजा था। उन्होंने अपनी इनिशियल रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी है। उसके मुताबिक वहाँ पर फोर्सेस की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों की माने तो करीब 50 के आसपास जो हैं वो अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भेजी जा रही हैं। इससे पहले 20 कंपनियों को वहां पर भेजा गया है। कुल मिलाकर के वहां पर जो फोर्सेज की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है और करीब 70 के आसपास कंपनियां भेजी जा रही हैं, जिसमें 7,000 के आसपास जवान रहेंगे। मकसद ये है इसके पीछे कि अगर जवानों की संख्या ज़्यादा वहां पर रहेगी तो जो दोनों ग्रुप के बीच में लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसको रोका जा सकेगा। इसके साथ ही जो कुकी मिलिटेंट अटैक कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। यही नहीं, जो वहाँ पर लगातार जो अटैक हो रहे हैं, इसके साथ साथ लोगों का अपहरण करके उनको मार दिया जा रहा है, उसके लिए एनआईए को भी इस पूरे मामले में रोप इन किया गया है। एनआईए ने 3 केस दर्ज किए हैं गृह मंत्रालय के आदेश पर। इन 3 केस के आधार पर वो लोग आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की लगातार स्थिति वहाँ की खराब बनी हुई है, इसको देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जितना फोर्सेस का फुटफॉल वहां पर होगा, लोग उससे डरेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपने हाथों में नहीं लेंगे और इसी वजह से इस तरीके का एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी में बात चुनाव की। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले यानी 18 नवंबर को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे "एक हैं तो सेफ है" पर कमेंट किया और एक तिजोरी दिखा करके ये बातें कही। एक हैं तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक हैं तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। उन्होंने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी कटाक्ष किया। इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के हमले पर भाजपा की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई। सबसे पहले सुनिए लोकसभा सांसद संबित पात्रा को। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट।
और इस छोटे पोपट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है, ये गलती उस खानदान की है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी अपनी महाराष्ट्र की तमाम जनसभाओं से राहुल गांधी और महाविकास अघाड़ी पर हमले किए। जहां तक महाविकास अघाड़ी का सवाल है, बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए वो आतुर हैं और उसी के लिए वो सारी योजनाएं बनाते हैं। बांटने का काम तो उन्होंने किया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को न मानते हों, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हों, अपीजमेंट की राजनीति करते हों और जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हों, वह बांटने का काम तो उन्होंने पकड़ा है। मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम। अगली सुर्खी है दिल्ली से। दिल्ली के परिवहन मंत्री रहे कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 17 नवंबर को ही कैलाश गहलोत ने सीएम आतिशी को इस्तीफा अपना सौंप दिया था। 18 नवंबर को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी ज्वाइन करने पर कैलाश गहलोत ने कहा कि ये रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। कैलाश गहलोत ने इस्तीफे के साथ अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने 3 बातों पर खास तौर से फोकस किया है। 1, आम आदमी पार्टी को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके किए वादे बहुत सारे अभी अधूरे हैं। यमुना को स्वच्छ नदी बनाने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। शीश महल कंट्रोवर्सी यानी मुख्यमंत्री आवास वाला विवाद, जिसके बाद संदेह है कि हम आम आदमी हैं भी या नहीं, ऐसा कैलाश गहलोत ने लिखा। कैलाश के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। कैलाश गहलोत तो दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं और उनकी अनदेखी तब भी की गई जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बारी थी। और कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में जो विषय उठाए, ये वो विषय हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली की जनता की आवाज बनकर उठा रही थी। हम पहले दिन से कह रहे हैं, शीश महल, अरविंद केजरीवाल, ये तुम्हारी अय्याशी का सामान है जो तुमने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से लूट कर बनाया है, इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। कैलाश गहलोत ने उसका हिसाब मांगा है। वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। अगली सुर्खी में बात छत्तीसगढ़ की। वहां के वक्फ बोर्ड के नए नियम प्रकाश में आए हैं। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर के टॉपिक के लिए
वक्फ बोर्ड की इजाज़त लेनी होगी। वक्फ बोर्ड टॉपिक अप्रूव करेगा, उस पर ही तकरीर की जा सकेगी। अगर मस्जिद का प्रबंधक इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस संबंध में मौखिक निर्देश जारी किए हैं। दैनिक भास्कर से बातचीत में सलीम राज ने कहा कि मस्जिद को राजनीतिक अड्डा बनाकर रखा गया है, वहां पर धर्म की बात हो, वोट किस पार्टी को देना है इसे लेकर के फतवा जारी ना हो, केंद्र की योजनाओं की अधूरी जानकारी मुस्लिम समुदायों को ना दी जाए, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार यानी 22 नवंबर से इसे लागू कर दिया जाएगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे। रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।